प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एसआर सर की क्लास में। आज 24 मार्च उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं के विद्यार्थियों के लिए कंपलसरी हिंदी अनिवार्य का पेपर आज आयोजित हुआ और इस पेपर का फुल सॉल्यूशन हम ऑफिशियल आंसर की के साथ में लेकर के आए हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले खंड अ की बात करें तो हमारे सामने फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन था स्टिंग ऑपरेशन किस पत्रकारिता का रूप है? करेक्ट आंसर इज अ खोजी पत्रकारिता। नेक्स्ट 2 नंबर सवाल है, जनसंचार के आधुनिक माध्यमों में सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? सबसे पुराना माध्यम ऑप्शन नंबर स रहेगा हमारा मुद्रित या प्रिंट माध्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तीसरा, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों से लिखा जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे लिपि कहते हैं। करेक्ट आंसर हमारा लिपि रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चौथा कि किसी एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। देखिए पांचवा सवाल है, एक गीत शीर्षक कविता किस संग्रह से ली गई है? निशा निमंत्रण से ली गई है। छठा प्रश्न है, कवितावली किस कवि की रचना है? गोस्वामी तुलसीदास जी की है। ऑप्शन नंबर ब रहेगा। नेक्स्ट सातवां प्रश्न है, छोटा मेरा खेत कविता में कवि को चौकोर खेत किसकी तरह लगता है? कवि को चौकोर खेत कागज का पन्ना, ऑप्शन नंबर अ है, कागज का पन्ना की तरह लगता है। अगला क्वेश्चन है आठवां, भक्तिन का असली नाम क्या था? ऑप्शन नंबर स लक्ष्मी। नवा प्रश्न, भगत जी बाजार चौक में क्या बेचते थे? बाजार चौक में क्या बेचते थे? करेक्ट आंसर है हमारा चूरण बेचते थे। नेक्स्ट 10वां प्रश्न लेंगे। 10वां प्रश्न है, लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के द्वंद्व का सुंदर चित्रण किस पाठ में है? करेक्ट आंसर रहेगा काले मेघा पानी दे। 9वां प्रश्न है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ किसके भाषण का हिंदी रूपांतरण है? ये भीमराव अंबेडकर का। 12वां प्रश्न है, जो हुआ होगा जुमले में क्या भाव निहित है? करेक्ट आंसर होगा अ ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेने का भाव। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न है हमारा, वाई डी पंत का पूरा नाम क्या था? वाई डी पंत का पूरा नाम यशोधर पंत था। अगला प्रश्न है हमारा 14वां प्रश्न को लेकर के, पाठशाला में लेखक की मित्रता किसके साथ हुई? जूझ पाठ के आधार पर बताइए। करेक्ट आंसर हमारा क्या रहेगा? वसंत पाटिल के साथ। अगला हमारा 15वां प्रश्न है, दुनिया के 2 सबसे पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ऑप्शन नंबर हमारा अ करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जूझ पाठ के लेखक का नाम क्या है? जूझ पाठ के लेखक है आनंद यादव। अगला प्रश्न हमारा रहेगा जो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दूसरा प्रश्न, दूसरे का पहला है, शब्द की जिस शक्ति से किसी शब्द के सबसे साधारण लोक प्रचलित अथवा मुख्य अर्थ का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे अभिधा शब्द शक्ति कहते हैं। करेक्ट आंसर अभिधा रहेगा। दूसरा प्रश्न है, नरेश तो बेल है वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। लक्षणा शब्द शक्ति है यानी अभिधा व्यंजना लक्षणा में हमारे यहाँ पर कौन सी शब्द शक्ति है? नरेश तो बेल है, लक्षणा शब्द शक्ति है। अगला है, पानी गई न उबरे मोती मानस चून, पानी शब्द में अलंकार कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा हमारा श्लेष अलंकार है। अगला प्रश्न है, जब किसी व्यक्ति के एक अर्थ में कहे गए शब्द या वाक्य का कोई दूसरा व्यक्ति जानबूझकर दूसरा अर्थ कल्पित करें तो वहाँ हमारा वक्रोक्ति अलंकार होता है। एन्युअल, ये जो एन्युअल शब्द है सही हिंदी शब्द का क्या होगा? वार्षिक होगा। एन्युअल का सही हिंदी शब्द है वार्षिक। अगला है, शिविर शब्द के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है? सही अंग्रेजी शब्द है कैंप। चलिए नेक्स्ट अपन क्वेश्चन लेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो एक आपके सामने पैसेज है अपठित गंध्या से, इसको पढ़ के प्रश्नों का जवाब देना है। देखिए हमारा अपठित गंध्यास जिसमें सबसे पहले हमारा पूछा गया है उपयुक्त गंध्यास का उचित शीर्षक क्या है? देखिए उचित शीर्षक ये हमारा है चरित्र बल, यानी चरित्र बल हमारा शीर्षक रहेगा। मनुष्य का सर्वोत्तम गुण क्या है?
अब देखो चरित्र बल मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। यहाँ पर यही पहली लाइन में लिखा हुआ है कि चरित्र बल ही मनुष्य का सर्वोत्तम गुण है। अगला, चरित्र की शक्ति से मनुष्य क्या क्या कर सकता है। चरित्र की शक्ति से मनुष्य अपने चरित्र की शक्ति से अनेकानेक आपत्तियों, विपत्तियों और कठिनाइयों का सामना कर सकता है। ये यहाँ तक करेक्ट आंसर। देखिए चौथा प्रश्न है, उत्तम चरित्र का होना किसके लिए आवश्यक है। देखिए सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। देखिए यहाँ पर सम्मान पूर्वक और सफल जीवन व्यतीत करने के लिए उत्तम चरित्र का होना नितांत आवश्यक है। अगला प्रश्न हमारा क्या है, मनुष्य को सचरित्र बनने का प्रयास क्यों करना चाहिए। यहाँ पर देखो मनुष्य को तो जीवन को सुख और शांति तथा आनंद से भरपूर बनाने के लिए मनुष्य को निरंतर सच्चरित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को सुख शांति से शुरू करके सच्चरित्र बनने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ तक हमारा करेक्ट आंसर था। अगला हमारा छठा प्रश्न है, सचरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान किसके समान बताया गया। देखिए लास्ट पंक्ति में देखिए आपके पैसेज की, सचरित्रता के अभाव में केवल बौद्धिक ज्ञान सुगंधित शव के समान। किसके समान, करेक्ट आंसर था सुगंधित शव के समान बताया गया। चलिए अगला अपन नेक्स्ट हमारा क्या है, अपठित पद्यांश दिया हुआ है। देखिए पद्यांश क्या है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पर आवे। कमल लैन को छाड़ी महातम और देव को ध्यावे, परम गंग को छाड़ी प्यासो दुर्मति कूप खणावे। जिहि मधुकर अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करिल फल भावे। उपर्युक्त पद्यांश का उचित शीर्षक क्या है। देखो यही पहली पंक्ति में लिखा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, या फिर अपन इसका लिख सकते हैं, इसका करेक्ट आंसर अपन क्या लिखेंगे, या फिर इसका अपन लिख लें तो आत्मिक सुख की खोज के लिए करेक्ट हमारा क्या रहेगा, आत्मिक सुख की खोज। ये हमारा क्या रहेगा, उचित शीर्षक रहेगा। जहाज का पंछी उड़कर कहाँ जाता है। देखो जैसे उड़ी जहाज, दूसरी पंक्ति में देखिए आप लोग, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिर जहाज पर आवे, अर्थात जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर ही आता है। अर्थात जहाज का, इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा कि जहाज का पंछी उड़कर वापस जहाज पर आता है, वापस जहाज पर आता है। ये देखिए हमारा तीसरा प्रश्न था कि गंगा के जल को छोड़कर कुआं खुदवाने वाले व्यक्ति को कवि ने क्या कहा है। देखिए यहाँ पर मुहावरिक भाषा में कवि ने क्या कहा। देखो गंगा के जल को छोड़कर, अर्थात कवि यहाँ पर कह रहे व्यक्ति को कि किसी अच्छी चीज को, यानी गंगा के जल रूपी चीज को तुम छोड़ करके और कम महत्वपूर्ण वाली चीज यानी कुआं खुदवाने को तुले हो, यानी बहुत कम महत्वपूर्ण के लिए आप प्रयास करते हो, इसलिए वो कवि ऐसा उस व्यक्ति से कहा रहा है। चौथा प्रश्न है, करील के फल किसे अच्छे नहीं लगते। देखो करील के फल आमतौर पर सबको अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो कैसे होते हैं, क्योंकि वे स्वाद में कैसे होते हैं, वे स्वाद में कसेले और कड़वे होते हैं, इसलिए वो किसी को अच्छे नहीं लगते हैं। पांचवा प्रश्न है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। पंक्ति का भावार्थ क्या है। देखिए ये पंक्ति है, ये सूरदास द्वारा रचित है, सूरदास द्वारा रचित है, जिसमें वे कहते हैं कि उनका मन भगवान कृष्ण की भक्ति के बिना कहीं और सुख नहीं पाता। ठीक वैसे ही जैसे जहाज का पक्षी उड़कर वापस जहाज पर ही लौट आता है। देखिए छठा प्रश्न है, पियासो शब्द का अर्थ क्या है। पियासो शब्द का अर्थ है प्यासा। चलिए अगला अपन लेते हैं, खंड ब की बात आते हैं। देखो खंड ब में हमारे 40 शब्दों के उत्तर सीमा के प्रश्न हैं। पांचवा प्रश्न है हमारा कि समाचार पत्र, समाचार लिखते समय किन 6 ककारों को ध्यान में रखना चाहिए। परिचय भी देखना। मूलतः हमें पता है समाचार पत्र में हमारे 6 ककार होते हैं, और 6 ककारों में मुख्यतः बात करें, पहला हमारा था क्या, दूसरा अपन कहें किसको, यानी किसके का मतलब जिनको हम कौन से संबोधित कर सकते हैं, क्या, कौन, कहाँ, कब, क्यों और कैसे, और कैसे। विशेषकर हमारे क्या है
यही जो 6 प्रकार के ककार है वो बताए गए हैं। अगला जो हमारा है, अच्छा तो यह ठहरा ड्रेसिंग गाउन, कहते हुए उनकी आंखों में नमी चमक गई। सिल्वर वेंडिंग पार्ट के आधार पर उपयुक्त कथन के भाव को संक्षेप में लिखना है, 40 शब्दों में लिखना है। इसमें हमें विशेषकर जो वाईडीजी है, जो पारंपरिक मूल्यों का पालन करते हैं और शुरू से ही ड्रेसिंग गाउन को एक आधुनिक और कुछ हद तक असाधारण वस्तु के रूप में स्वीकार करने में संघर्ष करते हैं। एक परिवार में यानी अपने समाज में बदलते मूल्य और अपनी पत्नी के प्रति विचारशील भाव के एहसास के प्रतीक, ये भावनात्मक जो प्रतिक्रिया है इस पंक्तियों में हमें मिलती है, जिसमें स्नेह की प्राप्ति है। जब उन्हें पता चलता है कि यह ड्रेसिंग गाउन उनकी पत्नी के द्वारा प्यार और देखभाल के साथ खरीदा गया उपहार है, तो उनकी भावनाएं सतह पर आ गई कि नम आंखें उसके रुख में नरमी और अपना पत्नी की भावनाओं के प्रति सराहना का संकेत देती है। और फिर पीढ़ीगत अंतर भी था, क्योंकि ड्रेसिंग गाउन है वो पीढ़ीगत अंतर में और जो वाईडी पंथ है उनके द्वारा विकसित समय का जो प्रतीक बन गया था। शुरू में वो विरोध करता था, लेकिन अंततः भावुकता के साथ स्वीकार भी कर लेता है। और इसमें स्वीकृति और भेद्यता भी है, क्योंकि एक क्षण वाईडी पंथ द्वारा परिवर्तन को धीरे धीरे स्वीकार करता है, यानी भावनाओं को व्यक्त करने में उसकी संवेदनशीलता को दर्शाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा सातवां है। सातवां प्रश्न हमारा है कि पहले ही दिन कक्षा में बैठने पर लेखक का मन खट्टा क्यों हो गया? जूझ के आधार पर बताइए। जूझ जो आनंद यादव की है। देखो, लेखक का मन पहले दिन कक्षा में बैठने पर खटा हो गया क्योंकि वो पढ़ाई में कमजोर था और उसे कक्षा में बैठने में शर्म भी आ रही थी, क्योंकि इसके अतिरिक्त उसने अपने सहपाठियों द्वारा उपहास और तिरस्कार का भी सामना करना पड़ा, जिससे उसका मन और भी खट्टा हो गया था। चलिए अगला है आठवां प्रश्न। कैमरे में बंद अपाहिज जो कविता रघुवीर शाह ने किस सामाजिक विडंबना को उभारने का काम किया? देखो, इन्होंने एक समाज की संवेदनहीनता वाली विडंबना को, कैसी विडंबना? संवेदनहीनता वाली विडंबना के बारे में कहा। वो कहते हैं कि विडंबना समाज के कमजोर वर्ग जैसे अपाहिज है, असहाय आदि के वर्ग के प्रति संवेदनहीन वाला व्यवहार और मात्र दिखावे के लिए उनकी कमजोर स्थिति का प्रदर्शन करके सहानुभूति बटोर कर अपनी व्यावसायिक हितों की पूर्ति वाले संवेदनहीनता को प्रस्तुत करते। रघुवीर शाह द्वारा जो रचित कविता है कैमरे में बंद अपाहिज के माध्यम से कवि ने यह कहने का प्रयास किया कि दूरदर्शन पर किसी अपाहिज व्यक्ति के जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उनका उद्देश्य केवल संवेदनशीलता का दिखावा करना है, और यह साक्षात्कार दूरदर्शन के जो व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाए जाते हैं। किसी अपाहिज व्यक्ति के साक्षात्कार में प्रश्नकर्ता अपाहिज के मन की पीड़ा को कुरेदता है और उसकी विसंगति पर चर्चा भी करता है, तो थोड़ा भावनात्मक माहौल हो जाता है और दर्शक भी भावनाओं में बह जाते हैं, लेकिन वास्तव में साक्षात्कारकर्ता का अपाहिज व्यक्ति के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है ना? तो कहने का मतलब इसमें इसलिए वो कहते हैं कि ये सारा संवेदनशीलता का दिखावा केवल एक साक्षात तक ही सीमित रहता है, जो टीवी के व्यावसायिक उद्देश्यों की पूर्ति करता है। इसलिए कैमरे में बंद अपाहिज कविता में कवि का यही कहना है कि यह टीवी दिखाए जाने वाले असहाय व्यक्तियों से संबंधित कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा है और यह संवेदनहीनता ही प्रकट करते हैं। ये बड़ा सटीक इसका आंसर था। चलिए 9वां प्रश्न देखिए। लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन कब सवार हो गई? पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए। देखो, जब गांव के लोग उसकी सास को तकलीफ दिया करते थे, उनसे बदला लेना चाहता था, इसलिए उसकी कसरत की धुन सवार हो जाती, क्योंकि सौभाग्यवश उसकी शादी हो चुकी थी, वरना वह भी माँ बाप का अनुसरण करता। विधवा सास ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया था। बचपन में वो गाय चराता था, दारूसन दूध पीता था, कसरत किया करता था। गांव के लोग उसी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, तो लुट्टन के सिर पर कसरत की धुन लोगों से बदला लेने के लिए सवार हुई थी। ये कसरत की धुन थी, और इसलिए वो कसरत की धुन उस समय से हो गई जब गांव के लोगों ने उसकी सास को तकलीफ देना प्रारंभ किया, उनसे बदला लेना चाहता था, इसलिए वो कसरत करके एक मजबूत पहलवान बन गया। चलिए खंड श की बात करते हैं। देखिए,
खंड स में हमारे सामने है कि जाति प्रथा को श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं, पंक्ति को श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के आधार पर बताना। देखिए, जाति प्रथा को श्रम विभाजन मानना स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि यह व्यक्ति की रुचि पर आधारित नहीं है। एक कुशल समाज के लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार पेशा तो चुने, लेकिन जाति प्रथा में व्यक्ति जन्म के आधार पर पेशा अपनाने के लिए मजबूर होता है, तो भले ही उसकी रुचि और क्षमता उस काम में न हो। इसलिए न केवल व्यक्ति की जो कार्य क्षमता है प्रभावित होती है, बल्कि समाज का भी विकास बाधित होता है। तो श्रम विभाजन का तो उद्देश्य कार्य कुशलता को बढ़ाना है, जबकि जाति प्रथा व्यक्ति की स्वतंत्रता और विकास में बाधा डालती है। इसलिए जाति प्रथा को स्वाभाविक श्रम विभाजन नहीं कहा जा सकता है। चलिए, अगला जो हमारा अथवा का प्रश्न क्या है कि बाजार का जादू कैसे काम करता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पे बताइए। देखिए, बाजार का जादू तो तब काम करता है जब जेब भरी और मन खाली। खाली मन होने पर बाजार की चीजें आकर्षित करती है, और जब जेब भरी होती है तो व्यक्ति उन चीजों को खरीदने के लिए लालायित हो जाता है। यदि मन भरा तो बाजार का जादू काम नहीं करता है, यानी यदि मन भरा हो तो बाजार का जादू काम नहीं करता है। और जब बाजार का जादू चढ़ता है तो व्यक्ति फिजूल की खरीदारी करता है और वो सामान को खरीद लेता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती। यानी वास्तव में जादू का प्रभाव गलत या सही की पहचान खत्म कर देता है। लेकिन जब ये जादू उतरता है तो उसे पता चलता है कि बाजार की चकाचौंध ने उन्हें मूर्ख बनाया है। चलिए, अगला 11वां प्रश्न है। यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है। पंक्ति के आधार पर कविता के बहाने कविता की मूल संवेदना लिखी। देखो, यह एक यात्रा है जो चिड़िया फूल से लेकर बच्चे तक की है, लेकिन पंक्ति पर आधारित यह कविता संभवतः जीवन विकास और परिवर्तन की यात्रा की खोज करती है, जो प्रकृति की मासूमियत और सुंदरता, एक पक्षी और फूल से शुरू होकर के नए जीवन एक बच्चे के उद्भव में समाप्त होती है। इस जीवन चक्र प्रकृति और मानवता के परस्पर संबंध या शैशवावस्था से वयस्कता तक के विकास के चरणों के रूप में व्याख्या किया जा सकता है। कविता परिवर्तन, निरंतरता और समय बीतने के विषयों पर भी चर्चा कर सकती है। अगला अथवा में था, किसबी किसान कुल छंद में तुलसीदास जी के अनुसार पेट की ज्वाला का समाधान क्या है। देखो, उनके अनुसार भगवान राम का नाम जपने से सांसारिक दुखों और पेट की भूख से मुक्ति मिल सकती है। तुलसीदास तो यही कहते हैं कि तुलसीदास जी के अनुसार किसबी किसान कुल छंद में पेट की ज्वाला का समाधान राम नाम है। उनके अनुसार तो भगवान राम का नाम जपने से सांसारिक दुखों और पेट की भूख से मुक्ति मिल सकती है ना। तो इसको और बढ़ा चढ़ा के हमें लिखना है कविता के जो तुलसीदास के पेट की ज्वाला के विषय पर। देखिए, अगला हमारा जो 12वां प्रश्न था कि किशनदा के दिल्ली चले जाने के बाद यशोधर बाबू ने किशनदा की किन परंपराओं को जीवित रखने की कोशिश की। हमने पढ़ा था कि कृष्णानंद के दिल्ली छोड़ने के बाद यशोधर बाबू ने कृष्णानंद की परंपरा को जीवित रखने के लिए बहुत प्रयास किए, जिनमें शामिल है, क्योंकि कार्यालय के बाद बिड़ला मंदिर जाकर, पहला तो उनका क्या था, कार्यालय के बाद जो बिड़ला मंदिर है, बिड़ला मंदिर जाकर बगीचे में बैठकर प्रवचन सुनने और ध्यान करने की आदत अपना। दूसरा, साधारण जीवन शैली और मूल्यों को बनाए रखना, जिसके कारण कभी कभी उनकी पत्नी और बच्चों के साथ मतभेद भी हो जाते थे। तीसरा था, अपने दैनिक जीवन में कृष्णानंद द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सिद्धांतों का पालन करना। चौथी बात बड़ी विचित्र है कि कृष्णानंद की मदद और मार्गदर्शन को याद करते हुए विशेष रूप से इस बात को कि कैसे कृष्णानंद ने उन्हें नौकरी दिलाने में मदद की और वित्तीय सहायता भी प्रदान की। अगला हमारा अथवा का प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को अनचाहे ही राजस्थान का ख्याल क्यों आया। अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर बताइए। देखिए, मोहनजोदड़ो की गलियों में घूमते हुए लेखक को अनचाहे राजस्थान का ख्याल इसलिए आया क्योंकि उसने एक समानता देखी, क्योंकि मोहनजोदड़ो की गलियों और घरों को देखकर लेखक को राजस्थान के गांव शहरों की याद आई। दोनों जगहों की गलियां संकरी और घर भी एक जैसे बने हुए। दूसरी लेखक को अच्छी चीज लिखी, वहां का मौसम। देखो, मोहनजोदड़ो और राजस्थान दोनों ही जगहों का मौसम है वो गर्म और शुष्क है। लेखक ने महसूस किया कि दोनों जगहों की जलवायु और वातावरण में काफी समानता है। तीसरी चीज लगी लेखक को वहां की संस्कृति।
लेखक को मोहनजोदड़ो की संस्कृति में राजस्थान की संस्कृति झलक पड़ती है। दोनों जगहों के लोगों का रहन-सहन, रीति-रिवाज और पहनावा एक जैसा है। इतिहास की बात करें तो लेखक ने मोहनजोदड़ो के इतिहास और राजस्थान के इतिहास में भी काफ़ी समानता पाई और दोनों जगहों का इतिहास काफ़ी पुराना है और दोनों ही जगहों का कई प्राचीन सभ्यताएँ विकसित हुई हैं। आपने देखा होगा राजस्थान के विशेषकर हनुमानगढ़ में कालीबंगा, देखो आप। चलिए अगला प्रश्न, हरिवंश राय बच्चन और धर्मवीर भारती का साहित्यिक परिचय। हरिवंश राय बच्चन की बात करें, जन्म 1907 में और इनकी मृत्यु 2003 में। प्रारंभिक जीवन, हरिवंश राय का जन्म वैसे इलाहाबाद में हुआ। प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई थी। उसके बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययन किया है। साहित्य का कैरियर भी उनको कविताओं के लिए जाना जाता है। इनकी संग्रह थे, आपने पढ़ा होगा एक मधुशाला, जो विशेषकर अमिताभ बच्चन जी भी मधुशाला के बारे में जो कविता पाठ किया करते हैं, देखा होगा। मधुशाला जो 1935 में, और इसके रोमांटिक और दार्शनिक विषयों पर अपार लोकप्रियता हासिल हुई। उनकी अनेक और भी ऐसी, जैसे निशा निमंत्रण है, एकांत संगीत है, एकांत संगीत। उनकी आत्मकथा के 4 भाग है, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपान तक। और उनके फिर शैली विषय की बात करें तो बच्चन की कविताओं के विषय में बड़ी सादगी, भावनात्मक गहराई, बोलचाल की भाषा। उनकी कृतियां अक्सर प्रेम, जीवन, मृत्यु और मानवीय स्थिति के विषयों का अन्वेषण करते हैं। उन्हें आधुनिक हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण हस्ती में से एक माना जाता है। पुरस्कार की बात करें तो उनको साहित्यिक योगदान में साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म भूषण सहित अनेक पुरस्कारों से पुरस्कार मिले। बात करते हैं हमारे धर्मवीर भारती जी की। इनका जन्म तो 1926 में, 1997 तक उनकी मृत्यु होती है 97 में। प्रारंभिक जीवन उनका भी इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्ययन किया, फिर हिंदी साहित्य में एमए और फिर पीएचडी की उपाधि धारण की। और भारत के एक बहुमुखी लेखक हैं। इन्होंने कविता, कहानी, नाटक, आलोचना सहित विभिन्न विधाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन भी किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में कविता संग्रह में अपन बात करें तो एक उनका है ठंडा लोहा, और एक है हमारा 7 गीत वर्ष उपन्यास। एक उपन्यास है गुनाहों का देवता, गुनाहों का देवता। एक नाटक भी है इनका अंधा युग, ये उनका नाटक है अंधा युग। और उन्हें कई वर्षों तक हिंदी पत्रिका धर्मयुग के संपादक में भी काम किया। और चलिए उनको भी पुरस्कार मिले थे। पुरस्कार में बात करें तो उनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, पद्मश्री सहित ऐसे बहुत सारे प्रतिष्ठित, मुंबई में भी उनको नाम का एक चौक बना हुआ, आपने पढ़ा भी होगा, पद्मश्री साहित्य डॉक्टर धर्मवीर भारती चौक, ये मुंबई में बना हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं? विशेषकर तो 10 प्रकार के होते हैं, जैसे व्याख्यात्मक है, ऐतिहासिक है, मानवीय रुचिप्रक है, व्यक्तिप्रक है, वैज्ञानिक है, खेलकूद है, पर्व और उत्सव है, और पारिवारिक है, रेडियो फीचर लेखन है, टेलीविजन है, और फोटो फीचर है। अधिकतर वैसे 10 प्रकार के हैं। और सूचनाओं के प्रमुख स्रोत कौन कौन से होते हैं? और सूचनाओं के जो प्रमुख स्रोत प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है। और इसमें प्राथमिक में बात करें तो हमारे विशेषकर जैसे प्राथमिक में हमारी बात करें तो हमारे जैसे ये जो पत्र व्यवहार है, डायरियाँ, पत्रिकाएं, समाचार, भाषण, साक्षात्कार, सरकारी दस्तावेज, फोटो, ऑडियो, वीडियो, ईमेल, डिजिटल सामग्री, कलाकृतियाँ, वैज्ञानिक प्रयोगशाला, नोटबुक, पैटर्न, ये सारे आते हैं। द्वितीयक में तो हमारे जैसे समीक्षा लेख हैं, पुस्तकें, निबंध, विश्वकोश, जीवनी, डेटाबेस, इंडेक्स, ये समाचार अभिलेखागार, ये सब द्वितीयक है। तृतीयक की बात करें तो तृतीयक में है, और प्राथमिक द्वितीयक दोनों की साहित्यों की जो संकलित सारांशित करता है ना, जैसे पंचांग की बात करें, शब्दकोश की बात करें, विश्वकोश की बात करें, पुस्तिकाएं हैं और निर्देशिका है, और साहित्य के लिए जो मार्गदर्शिका है, ये बहुत सारे सूचनाओं के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। अब हम बात करते हैं खंड द की। खंड द में हमारे जो पहला आया है, तो इसमें हमारे प्रश्न की अपन बात करेंगे। पुरुष जो प्रश्न हमारे आया हुआ है इसमें, ये जो हमारे सामने है, फूल है शीरीष, है ना। तो इसमें हमें पता चल रहा है, ये अपन द की बात करें तो ये जो पद्यांश हम पढ़ रहे हैं, ये शीरीष के फूल से लिया गया है। शीरीष के फूल, आपको पता होगा शीरीष के फूल है, इसमें कवि हमारे कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये गद्य खंड के आरोह भाग 2 से लिया गया है। फिर आपको पता ही है इसमें क्या वर्णन रहता है। और दूसरा हमारा है अंधेरी रात
चुपचाप। ये देखो, आपने ये पढ़ा होगा, ये आपने जो ये है हमारे कौन सा ये पहलवान की ढोलक, ये पहलवान की ढोलक से लिया गया। पहलवान की ढोलक है ना, पहलवान की ढोलक, फणीश्वरनाथ रेणु। हाँ, इनके कवि है ना फणीश्वरनाथ रेणु हैं। और ये भी हमारे गद्य खंड में आया हुआ है, आरो भाग 2 के गद्य खंड में। पहलवान की ढोलक से अभी हमने बताया था ना कि लुटन सिंह पहलवान के लिए कसरत क्यों करता है, कसरत करके फिर पहलवान बनना चाहता है। वो क्यों बनना चाहता है? क्योंकि समाज के लोग उसको, उसकी जो सास को तंग किया करते थे, परेशान किया करते थे। इसका बदला लेने के लिए वो अपनी कद काठी को और मजबूत बना के पहलवान बन जाता है। अगला हमारा जो 17वां प्रश्न है, विशेषकर 17वां प्रश्न मैं आपको इसमें आपकी पीडीएफ साथ में जोड़ करके दे देता हूँ 17वें प्रश्न के लिए विशेषकर, जो आप हमारे एक निविदा आई है। और 17वें का अथवा में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तक विक्रेताओं के रूप में हमें एक जो आपके इलाहाबाद पंजीकरण है तो विज्ञप्ति लिखनी है। 18वीं में बात करें तो किसी एक विषय को लेकर के, चाहे वैवाहिक उत्सव में बढ़ावा, हमारे बुजुर्ग, हमारी धरोहर, मेरा पहला शैक्षणिक भ्रमण, और बढ़ती सड़क दुर्घटनाएं और कारण निवारण। ये तो आपके थोड़ा इम्पोर्टेंट था सड़क दुर्घटनाओं के बारे में। तो अपन विशेषकर इस पर क्या लिखेंगे, बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं के कारण क्या है। अब कारण क्या होंगे, एक तो है मानव त्रुटि, फिर दूसरा अपन लिखेंगे मानव त्रुटि में कैसे, लापरवाही से वाहन चलाना, तेजी से वाहन चलाना, शराब पी करके चलाना, विचलित होकर वाहन चलाना, यातायात के नियमों का पालन नहीं करना, ये बहुत सारे। दूसरी हमारी आती है मानव त्रुटि, जिसमें है वाहन की स्थिति, सड़क की स्थिति, कम रोशनी। अब दुर्घटनाओं के ऐसे बहुत सारे हमने कारण ये बता दी। रोकथाम के लिए क्या करेंगे अपन, देखो रोकथाम के लिए यातायात के नियमों को सख्ती से पालन करना, यातायात के नियमों का सख्ती से पालन। अगला हमारा क्या रहेगा, जागरूकता अभियान चलाएंगे। फिर क्या रहेगा, वाहन सुरक्षा उपाय देंगे, वाहन के सुरक्षा उपाय जैसे हेलमेट, सीट बेल्ट आदि का प्रयोग करना। दुर्घटना के बाद में देखभाल होनी चाहिए, यानी पीड़ितों के समय पर चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराना, मृत्यु दर को कम करने के लिए बहुत आवश्यक है। ऐसे बहुत सारे प्रौद्योगिकी का उपयोग, सुरक्षा सामग्री जैसे रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनाना, बच्चों को सुरक्षित रखने के उपकरण उपयोग, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारी सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के लिए हम इसके बहुत सारे निवारण के उपाय। चलिए, अगर आप इस चैनल पर लास्ट तक बने रहे हैं, इस वीडियो आपके इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हृदय की अटल गहराई से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इस प्रकार आपने जो एक ऑफिशियल आंसर की के साथ में इस हिंदी के पेपर का सॉल्यूशन किया। बहुत सारे ऐसे बढ़िया आपके सवाल रहे होंगे। मैं आशा करता हूँ आपके 80 में से 80 नंबर आए। बेस्ट ऑफ लक। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ कमेंट जरूर किएगा।